हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑब्जेक्शन आईसीसी क्लास 9th और 10th। और आज की इस वाली वीडियो में भैया एक और डिमांडेड वीडियो है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हो जाता है। काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज कर देते हैं और काफी लंबा चैप्टर हो जाता है क्योंकि काफी सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। तो कोशिश करेंगे कि इसको बड़े ही अच्छे से, कोशिश भैया अगर मैंने पढ़ाया तो समझ में आना ही है, बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे जिससे कि इसमें कोई गलतियां ना हो, चीजों को कैसे याद कर सकते हैं उस चीज का ध्यान रखेंगे और बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बिना बात के अब चालू करते हैं अपना चैप्टर। हमेशा की तरह अगर हमारे बारे में और ज्यादा जानना है तो इंस्टा पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो ऑब्जेक्शन_इंस्टीट्यूट पे। इसके सिवाय हम लोग के एप्स डाउनलोड कर सकते हो जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों पे ही अवेलेबल है। जाके सिंपली हमारे एप्स डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को भी सर्च कर सकते हो। अब सीधे आते हैं अपने चैप्टर पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली होता क्या है। जो बुक इस डेफिनेशन है वो कहती है इलेक्ट्रोलिसिस एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजों का जो यूज हो रहा है सबसे ज्यादा है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कहीं पे भी केमिकल चेंज देखने को मिलता है हमें, वहां पे हम लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। फिर से बोलना, मैंने क्या कहा, जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे केमिकल चेंज देखने को मिलेगा तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। इससे सिंपल मिलता जुलता एक और चीज देखने को मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। द वर्ड कंबाइंस टू वर्ड्स। अब देखो, इसमें जो है दो चीजों का मिश्रण है। पहला है हमारा इलेक्ट्रो और दूसरा है हमारा लिसिस। पहला है हमारा इलेक्ट्रो, दूसरा है लिसिस। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है लिसिस, दैट मीन्स सेपरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होने वाला सेपरेशन। Metals and alloys are conductors that allow electricity to pass without electrical change. Non-metals except graphite are insulators. Chemical compounds that conduct electricity in aqueous or molten state are and decomposes are called electrolytes. मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखो, अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स और अलॉयज होते हैं, वो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या करते हैं, उनको फ्लो करने देते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है थोड़ा बहुत कंडक्टर, अच्छा खासा कंडक्टर है वो, बट लेकिन जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं और उसके बावजूद फ्लो करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं? बेसिकली कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्रेक होते हैं तो वो आयंस क्रिएट करते हैं और उन आयंस की मदद से वो लोग क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। अब हो सकता है कि एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, यानी कि पानी में घोल के इनका एक सॉल्यूशन बनाया गया हो जिसकी वजह से कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये मोल्टन स्टेट में हो, यानी कि पिघला दिए गए हैं और उसकी वजह से इनके जो आयंस है वो क्रिएट हो रहे हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा रही है। कैसे पास करवाई जाएगी, कैसे पास होगी, उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स हैं क्या और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या हैं। जैसे कि सर आपने कहा कि ये मेटल्स हैं, कंडक्ट इन सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट। अब भाई कोई मेटल है तो वो क्यों फ्लो करवाता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या मोल्टन स्टेट में हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा। दूसरा आता है नो केमिकल चेंज ड्यूरिंग कंडक्शन, क्योंकि भैया उसी के इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर फ्लो कर रहे हैं, तो कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा, कंडक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडक्शन हो पा रहा है। एग्जांपल में कोई भी मेटल ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, कोई भी ले लो। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं। कैसे ये कंडक्ट करते हैं? जब मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो, यानी कि या तो इनको मेल्ट किया गया हो या तो पानी में घोल के एक एक्वस स्टेट दिया गया हो इनको। उसके बाद आता है अंडरगो केमिकल चेंज, क्योंकि भैया अगर ब्रेक हो रहे हो, आयन बना रहे हो, तो यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है तुम्हारे अंदर। ठीक है। तीसरा आता है कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा था, यहाँ पे आयंस की वजह से हो रहा है। जो ये आयंस क्रिएट कर रहे हैं मेल्ट होने के बाद या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, उनके फ्लो की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन पा रही। कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? कोई भी आयनिक कंपाउंड हो सकता है, इलेक्ट्रोवेलेंट या पोलर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड हो सकता है, जिसके हमारा NaCl हो गया, CuSO4 हो गया, एसिड्स एंड बेसिस जिसके HNO3 हो गया, NaOH हो गया, ये सब भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स, अगर डिफरेंसेस की बात करें, यहां पे हमारे पास डिफरेंसेस के लिए एक टेबल है। डिफरेंसेस कौन कौन से? पहला है मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।
फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव पोल। मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नेगेटिव पोल से जा रहा है, ये हमारा नेगेटिव पोल है, यहां से फ्लो करके बस पॉजिटिव पोल तक जा रहा है। ये हो रहा है कब, जब मेटालिक कंडक्टर। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टू स्ट्रीम्स हैं। कितनी स्ट्रीम्स हैं, टू स्ट्रीम। यहां पे कितनी थी, सिंगल स्ट्रीम थी। अब टू स्ट्रीम्स क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों प्रेजेंट है। यहां पे जो पॉजिटिव आयन है वो आ रहा है माइनस पोल पे, और जो नेगेटिव आयन है वो जा रहा है पॉजिटिव पोल पे। क्लियर। तो क्योंकि यहां पे दो अलग अलग टाइप के आयंस हैं और दोनों फ्लो कर रहे हैं, तो एक डुअल स्ट्रीम बनने रही है हम लोग। दूसरा आता है मेटल्स बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स सॉलिड लिक्विड दोनों में ही आराम से फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर्स ओनली इन एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट। यानी कि अगर सॉलिड स्टेट में हमने सॉल्ट ले लिया और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा। क्यों, क्योंकि आयंस ब्रेक ही नहीं होंगे। मॉल्टन स्टेट में जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं बड़े ही इजीली ब्रेक होने लगते हैं, यानी कि फोर्स कम हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग को आयंस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। वाटर में जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं तो आयंस ब्रेक हो जाते हैं वाटर के चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। तो यानी कि यहां पे क्या होगा, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, इसमें क्या होगा, ओनली एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट। क्लियर है। नो चेंज और फॉर्म ऑफ न्यू कंपोजिशन कंपाउंड्स, यानी कि यहां पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं आने वाला, नो चेंज होगा यहां पे। क्यों, क्योंकि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही उसमें फ्लो कर रहे हैं, कुछ नया कंपाउंड बन नहीं रहा है। वहीं इसमें अगर देखा जाए तो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। क्यों न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, भैया क्योंकि आयंस ब्रेक डाउन हो गए हैं, आयंस ब्रेक डाउन हो गए तो नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्लियर है। इन चीजों को ध्यान रखना है। तो यहां पे सिंगल स्ट्रीम है, यहां पे टू स्ट्रीम है, यहां पे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट है, इधर साइड पे एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट होगा, तभी इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग को फ्लो करने देंगे। यहां पे नो चेंज, यानी कि कोई भी नया कंपाउंड नहीं बन रहा है। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में देखेंगे तो यहां पे न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बेसिकली। इसके बाद फिर बात आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम लोगों ने जाना, डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन एक्वस और मॉल्टन स्टेट बाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट अकंपनीड बाय केमिकल चेंज। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, जिसकी वजह से कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके जो आयंस है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पा रही है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं। वहीं पे ही इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो कंपाउंड्स हैं जो कि आयनाइज होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे रहे हैं। तो यानी कि ये कंपाउंड है और ये क्या है, ये प्रोसेस है। क्लियर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, प्रोसेस है, वहीं पे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो कंपाउंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस को सपोर्ट करते हैं। क्लियर। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अब देखो इसमें हर तरीके के एग्जांपल्स हैं, एसिड्स भी हैं, बेसिस भी हैं और सॉल्ट्स भी हैं। एसिड्स में अगर हम लोग H2SO4, HNO3, PO4 सबकी बात करें, बेसिस में भी हम लोग देख सकते हैं और सॉल्ट में सबके एग्जांपल्स हम लोग पास याद रखने, इसके एग्जांपल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना बड़ा जरूरी है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमने कह दिया, भैया क्या सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एक जैसे हैं? नहीं सर, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा बेटर तरीके से फ्लो करने दे रहे हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। वहीं पे ही कुछ ऐसे हैं जो कि ज्यादा अच्छे से फ्लो नहीं करने दे रहे, तो वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या खूबियां हैं, क्या चीजें हैं जो कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, यानी कि जो आयंस है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि फ्लो जो है वो बेटर देखने को मिलता है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भैया क्योंकि ज्यादा आयंस हैं, अगर ज्यादा आयंस हैं तो इसका मतलब कि ज्यादा बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। एग्जांपल्स हो सकते हैं। और चौथा आएगा हमारा प्रोड्यूस मेनी फ्री आयंस इन द सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा ज्यादा आयंस बन रहे हैं तभी ज्यादा बेटर कंडक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे पार्शियल डिसोसिएशन होगा, मतलब कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। जिसके अगर हम लोग इसको देखें CH3COOH को, तो देखो यहां पे क्या होगा, CH3CO- बनेगा और H+ बनेगा। लेकिन अगर ये चाहता तो और ज्यादा ब्रेक डाउन हो सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन हमें देखने को नहीं मिला, हमें एक पार्शियल डिसोसिएशन देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं इधर देखूं और मैं NaCl को ले लूं, तो Na+ और Cl- ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी कि इससे ज्यादा ब्रेकडाउन यहां पे नहीं हो सकता। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो आयंस की क्वांटिटी ज्यादा बन रही होगी सेम अमाउंट में,
वहीं पे ही इधर आयंस बन जा सकते थे लेकिन बन नहीं रहे हैं, यानी कि ज्यादा अमाउंट में भी कम आयंस मिल पा रहे हैं हमें। प्रोड्यूस फ्यूअर फ्री आयंस, जो कि हमने देखा ही अभी कि हम लोग को जो आयंस की क्वांटिटी है वो क्या मिल रही है, कम मिल रही है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पा रहा है, ज्यादा डिसोसिएशन हो सकता था। फिर वही बात आती है डिफरेंसेस की, अगर हम लोग बात करें कि भैया क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, सबसे पहला तो आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स विच अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देने, क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा है। इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए तो ये पुअर है, इसीलिए तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज आर गुड कंडक्टर्स, ऑब्वियसली गुड कंडक्टर्स होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेटर तरीके से फ्लो कर पा रही है। ये क्या हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर्स कहलाएंगे। चौथा, अगर उनको चाहो तो भैया शॉर्ट में याद कर सकते हो, देखो क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में। अब जब कंटेंट बहुत ज्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसकी यहां पे भी पॉइंट्स देख सकते हो मैंने ऐसे बनाए हैं कि ऐसा ना हो कि भैया चैप्टर बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए, डेफिनेशन पे डेफिनेशन याद करते रहे। सिंपली 2-3 पॉइंट्स याद रखना है, कंप्लीट डिसोसिएशन का, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एंड मेनी फ्री आयंस का। अगर ये 3 चीजें तुम्हें पता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेनी फ्री आयंस, तो तुम लोग इजीली लिख सकते हो। सिमिलरली अगर यहां पे अगर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, हमें बस पता रखना है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स। दीज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। ऑलमोस्ट वर्ड का इसलिए यूज होता है क्योंकि थोड़ा बहुत बच जाता है, कभी कभी अब कंप्लीट डिसोसिएशन हमें देखने को नहीं भी मिलता है, तो इसलिए ऑलमोस्ट टर्म का यूज किया था। बट ये क्या है, पार्शियली डिसोसिएटेड है, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। दी सॉल्यूशन कंटेन ऑलमोस्ट फ्री मोबाइल आयंस, यानी कि इसमें जो भी आयंस होते हैं कंप्लीटली फ्री आयंस होते हैं, जैसे कि हमारे Na और Cl हो गए। बट यहां पे अगर हम लोग देखें तो कंटेन आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, जिसकी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो अब एक आयन तो है लेकिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके के कंपाउंड्स की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अलाउ बल्ब टू ग्रो ब्राइटली, क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो कर रही है, इसलिए जो बल्ब है या फिर कोई भी apparatus ज्वाइन किया गया वो ज्यादा बेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर पाएगा। वहीं पर अगर इसमें अगर हम लोगों ने एक सर्किट बनाया जिसमें कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पे क्या होगा, जो बल्ब है वो डिमली ग्लो करेगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम रोशनी देखने को मिलेगा हमें। क्लियर है? एग्जांपल्स इन दोनों ही के केसेस में अगर लिखोगे, डिफरेंसेस कभी भी लिख रहे हो, एग्जांपल्स लिखना बेटर रहता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है हमें। क्लियर? इसका अगला पॉइंट देखें, अगले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होंगे, जो करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, जो एक्वस सॉल्यूशन में भी डिसोशिएट नहीं होंगे। कंपाउंड्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, पहली बात वही है, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास इन सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट, डू नॉट डिकम्पोज एट इलेक्ट्रोड्स, यानी कि यही 2 चीजें ही होंगी। इलेक्ट्रोलाइट्स किनको बोला जा रहा था, जो कि डिकम्पोज होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दें, यानी कि जो डिकम्पोज भी नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने भी नहीं देगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या है इनका, कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स, नो आयंस, इवन इन सॉल्यूशन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें क्या है, सिंपली मॉलिक्यूल से कोई आयंस नहीं है, यहां पे आयन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कि ये क्या कर रहे हैं, ये जब एक्वस सॉल्यूशन में जा रहे हैं तभी ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमें यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल, डिस्टिल्ड वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब क्या है, ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स काफी स्टेबल हैं। यूजुअली ये लोग क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, जिनकी वजह से कि ये ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहे। आयनिक या फिर हम लोग जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वही यूजुअली ब्रेक डाउन हो पाते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रखे हैं, ना कि डोनेट या फिर कंप्लीटली ले रखे हैं, तो इसलिए ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं। क्लियर? इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखो मैंने भी कहा था जब स्टार्टिंग में कि मैंने कहा था कि जब भी हम लोग केमिकल से, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज देखने को मिलेगा, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे ही अगर मुझे केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी जो कि बेसिकली केमिकल चेंज की वजह से हो रही होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिले, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसे हम लोग कहेंगे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों में अंतर देख रहे हो,
ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल चेंज करवा रहा है और वहां पे केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। दोनों में यही डिफरेंस होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग को एक सॉल्ट ब्रिज देखने को मिलता है, यहाँ पे तो मैंने एक जनरेटेड इमेज लगा रखी, एक सॉल्ट ब्रिज देखने को मिलता है, केसिंग देखने को मिलती है, काफी सारे हम लोगों को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं जो कि बड़ी क्लास में बाद में हम लोग पढ़ते भी हैं। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज हो रहा है तो वो किस में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वेयर एज इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है बात? अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल जा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंज में जा रहे हैं, फिर केमिकल एनर्जी में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास आते हैं आयंस। अब देखो बेसिकली आयंस हम लोग बार बार सर आप एक ही चीज का नाम ले रहे हैं, वो है आयंस। आयंस बेसिकली होते क्या हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे एटम्स जिनके ऊपर की चार्ज है। जब चार्ज आता है कैसे, इलेक्ट्रॉन्स, या तो अगर उन्होंने ले लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सरप्लस में है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो कि नेगेटिव होता है वो उन पर झलकने लगता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव आयंस बना लेते हैं। या फिर अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव आयन देखने को मिलता है, क्योंकि भैया उनकी लाइफ में नेगेटिविटी जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। अब दो तरीके से याद रखा जा सकता है, एनायंस और कैटायंस। अब देखो जो एनायंस होते हैं, यहां बेसिकली ये प्लस का साइन आ गया। एनायंस कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अभी जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, इसको याद करने का बड़ा इजी तरीका है, एन आयन ना बोल के मैं इसे बोल दूं एन आयन। एन का मतलब नेगेटिव आयन, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, कैट आयन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, ये चीज याद रखेंगे। देखो कैथोड क्या है, कैथोड वो जगह है जहां पे कि कैटायंस असेंबल होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है एवेंजर्स में, एवेंजर्स असेंबल, सिमिलरली यहां पे कैथोड क्या कहता है, कैथोड कहता है कैटायंस असेंबल, एंड एनोड जो है, एनोड कहता है एनायंस असेंबल। यानी कि जिस जगह पे ये जा रहे हैं उसको अपना नाम दे दे रहे हैं। ठीक, जो कैथोड है वो क्या कर रहा है, कैटायंस को अपने पास बुला रहा है, वहीं पे जो एनोड है वो क्या कर रहा है, एनायंस को अपने पास बुला रहा है। क्लियर है? इसी वजह से अब जो कैटायंस हैं, कैटायंस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो किसके पास करेगा, नेगेटिव चार्ज के पास, यानी कि कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली हमारे जो एनायंस है वो कैसे हैं सर, नेगेटिवली चार्ज है। जो नेगेटिवली चार्ज है वो कहां जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज के पास। ये चीज ध्यान रखनी, हमेशा आयंस का याद रखना है कि एनायन सर नेगेटिव आयन है, कैटायन सर पॉजिटिव आयन है। कैटायन जाता है सर कैथोड के पास, अब पॉजिटिव जाएगा किसके पास, नेगेटिव के पास, यानी कि कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। एनायन क्योंकि सर नेगेटिवली चार्ज है, ये जाएगा किसके पास, एनोड के पास। एनायन सर हमारा पॉजिटिवली चार्ज, तो एनोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के पास जा रहा है तो एनोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहां पे इसके थ्रू नाम याद रखने की कोशिश बहुत ज्यादा मत करना, ये याद रखना कि कैटायन कैथोड के पास जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जा रहा है, एनायन एनोड के पास जा रहा है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव के पास जा रहा है। क्लियर है? ठीक, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। सिमिलरली एनायन जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, इट माइग्रेट्स टुवर्ड्स द एनोड, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज हमारा एनोड जो होगा। ठीक है, अच्छा इसका अगर डिफरेंसेस की बात करें फिर से वही है, हमारे पास एक डिफरेंस की टेबल है भैया। इसमें कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एनायंस सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज आयंस होगा। ये कहां पे माइग्रेट करेगा, माइग्रेट्स टू द कैथोड, ये होगा माइग्रेट्स टू द एनोड। गेन्स इलेक्ट्रॉन, कैटायन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड गेट रिड्यूस्ड टू अ न्यूट्रल एटम। अब देखो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये जा कहां रहा है, कैथोड के पास, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज हमारा एनोड है। ठीक, अब यहां पे ये क्या कर रहा है, एनोड मतलब कैथोड है, ये कैथोड क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जो कि इसको सप्लाई कर देगा और इसको न्यूट्रल एटम बना देगा। इट गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड। कौन, कैटायन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां से गेन कर रहा है, कैथोड के पास से। अब सपोज हमारा Na+ है, एक इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि जो Na+ है, कहां पे लिख दिया जाए, यहां पे लिख दिया जाता है। Na+ है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से होगा,
कैथोड के पास से आया होगा और ये बन जाएगा क्या, Na। यानी कि इसने क्या किया, ये Na प्लस गया, इसने कैथोड के पास से एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसने क्या बना लिया, Na बना लिया। सिमिलरली एनायन के पास ये क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। लेट्स से Cl माइनस गया, Cl माइनस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। कहां पे, ये कहां पे लूज किया होगा, एनोड के पास किया होगा। क्यों किया होगा भैया, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना देगा क्या, Cl बना देगा। तो इट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड एंड दिस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड। क्लियर है बात। इसके बाद बात आती है हमारे इलेक्ट्रोड्स की। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया था, इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से, एक है हमारे पास एनोड और दूसरा है हमारे पास कैथोड। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली होते क्या हैं, ग्राफाइट और गैस कार्बन रॉड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट थ्रू व्हिच करंट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। ये बेसिकली कुछ ऐसे प्लेट्स होती हैं, कार्बन ग्राफाइट की हो सकती है, गैस कार्बन की हो सकती है। ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को आने और जाने का रास्ता देती हैं, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिसिटी पूरे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फ्लो कर पाती है। क्लियर। इसमें दो तरीके के हैं, पहला है एनोड। एनोड क्या करता है भाई, एनोड के पास कौन आएगा, एनोड के पास आएगा ऐसे ही लिख रहा हूं, एनायन। एनायन को हम लोगों ने ऐसे ही लिखा। एनायन कैसा है भैया, नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिवली चार्ज एनोड के पास आएगा, एनोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। सिमिलरली हमारा कैथोड, कैथोड के पास कौन आएगा भाई, कैथोड के पास आएगा कैटायन। कैटायन सर हमारा कैसा चार्ज है, ये है सर पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज किसके पास आएगा, कैथोड के पास। इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। यानी कि एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो हमारा कैथोड है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। इनके डिफरेंसेस की अगर बात करें तो एनोड क्या होता है, इट इज अ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वही कैथोड नेगेटिव है तो कहां पे कनेक्ट किया गया होगा, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर। एनायंस कौन आता है एनोड के पास, एनायंस माइग्रेट टू द एनोड और कैटायंस माइग्रेट टू द कैथोड। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। अब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग क्या है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे, फिलहाल के लिए याद कर लेते हैं। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कराता है एलिमेंट्स को। इट इज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, यानी कि ये क्या करवाता है, रिड्यूस कराता है, यानी कि रिडक्शन करवा रहा होता है। अब ये ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन क्या है उसके बारे में बात करने ही वाले हम। इसके बाद देखो ऑक्सीडेशन आ भी गया। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी पढ़ेंगे, और ऑक्सीडेशन आ भी गया हमारे पास। अब देखो ऑक्सीडेशन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी दो तरीके से इसको समझाया जा सकता है। एक तो होता है केमिकल डेफिनेशन और दूसरा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है जो दूसरी वाली डेफिनेशन है, वो है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन सर इन्हीं दोनों को ऑक्सीडेशन क्यों बोला जाता है। अच्छा चलिए सर ये तो मान लिया हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो समझ में आ गया, लेकिन ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो रहा है। इन दोनों को कंबाइन करके केमिकल डेफिनेशन बोली गई है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रोसेस इन विच एन आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जहां भी लॉस हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजेशन कह देंगे। इसको अगर मैं सिंपली कहूं तो मैं एक लाइन कह रहा हूं, ये डेफिनेशन हम लोग लिखते नहीं बट अपने समझने के लिए, इट गेन्स पॉजिटिविटी। क्या, इट गेन्स पॉजिटिविटी। यानी कि अगर पॉजिटिविटी का गेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजेशन कह सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहां पे Zn जो था भैया, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो इसने क्या बनाया, Zn2+। यहां पे पॉजिटिविटी बढ़ गई क्योंकि नेगेटिविटी निकल गई, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। सिमिलरली Fe2+ था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने बना दिया क्या, Fe3+। यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसपे कि X2- है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसने बना दिया X1-, तो यहां भी क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिविटी है अभी भी। देखो -2 के कंपैरिजन में -1 जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, पॉजिटिविटी गेन हुई है, तो यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजेशन देखने को मिला है। सही बात तो समझ में आ गई। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या चक्कर है। अब देखो हमने कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन का चार्ज कितना है,
0। ऑक्सीजन गया, कार्बन के साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ते ही इसने बना दिया CO। अब जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज कितना है 2-, तो कार्बन पे कितना होगा 2+, यानी कि जो कार्बन है वो 0 से 2+ में चला गया और पॉजिटिविटी गेन हुई, इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, यानी कि यहां पे क्या हो गया इसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर बात करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की। अभी यहां पे जो S है ये H क्या है प्लस, यानी कि यहां पे 2 है तो ये कंप्लीटली क्या है 2+, तो S पे क्या होगा 2-, ये H यहां से निकल के यहां पे जुड़ गया। अब जो S है वो अकेला है यानी कि 0 है, यानी कि 2- से क्या हो गया 0 हो गया। अब ये माइनस से 0 की तरफ गया यानी कि पॉजिटिव हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, यानी कि इसने क्या बना लिया है S बना लिया, और जिसकी वजह से क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि गेनिंग पॉजिटिविटी एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडाइजेशन। और इसी का ही काउंटर पार्ट, इसी का ही छोटा भाई जो कि इसके कंपटीशन में है, उसका नाम है क्या अच्छा रिड्यूसिंग पे भी आते हैं, उससे पहले देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइज करवा रहे हो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि भाई अगर किसी को लूज करने हैं इलेक्ट्रॉन तो कोई एक ऐसा भी तो होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा हो। यहां से बात आती है कि सर सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि किसी के पास से या तो इलेक्ट्रॉन से निकाल के ले जाए या फिर उसको पॉजिटिविटी दे जाए, यानी कि उसके साथ कंबाइन होकर उसके साथ उससे इलेक्ट्रॉन्स ले ले, वहां पे क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, देखो वही बात है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके कोई और भी आ रहा है, अगर Cl- भी आ रहा है तो Cl- क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि उसमें क्या करेगा दूसरा एलिमेंट। अगर हमने कहा कि HCl है, HCl है, यहां पे तो बोलोगे सर H आया है, H के साथ तो बड़ा कंफ्यूजन है। देखो Cl ने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यानी कि H क्या हुआ यहां पे, H जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। H क्या हुआ ऑक्सीडाइज हो गया। या फिर NaCl की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, NaCl में भी क्या कर रहा है Cl आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पे क्या हो रहा है प्लस क्रिएट हो जा रहा है, यानी कि Na क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हो गया है। तो यानी कि यहां पे जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कौन होगा क्लोरीन। हमारा क्लोरीन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? कुछ इस तरीके से समझा रहा हूं। ऑन रिमूविंग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, सेम वही बात है, या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन जोड़ दो। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन जोड़ोगे तो भी वही बात होगी, सॉरी रिमूविंग, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन क्या करते हैं रिमूव कर दिया जाए। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, यानी कि तुम उसके पास से कोई ऐसी चीज रिमूव कर रहे हो जिसकी वजह से कि वो नेगेटिव से 0 पे आ जाएगा, जिसके हम लोगों ने सल्फाइड के केस में देखा था, वो नेगेटिव में पहले से था, अगर तुमने उसके पास से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस ले लिए हैं तो अब क्या करेगा वो फिर से 0 पे घूम कर वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से कि वहां पे क्या होगा हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स में अगर देखें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, रेड लेड, ऐसे लिक्विड में अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया, गैसेस में अगर देखें तो ऑक्सीजन, ओजोन, ये सारी चीजें क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में आते हैं। इसी का ही जो छोटा भाई बड़ा भाई जैसा बोलो कंपेनियन वो है रिडक्शन। रिडक्शन में भी सेम चीज है, दो तरीके की डेफिनेशन देखने को मिलेगी, एक है केमिकल डेफिनेशन, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब केमिकल डेफिनेशन क्या कहता है? केमिकल डेफिनेशन कहता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट उसका उल्टा, वहां पे एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा था, रिमूवल हाइड्रोजन का, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। जब उसका उल्टा है तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे लूजेस इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पे क्या है गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन और गेन्स नेगेटिविटी। यानी कि रिडक्शन क्या है नेगेटिविटी को बढ़ाता है और ऑक्सीडेशन क्या कर रहा था पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा था। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है गेन्स नेगेटिविटी। यानी कि कोई भी कंपाउंड जिसकी Cu2+ है, इसने क्या किया दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया और इसने बना दिया Cu। पहले ज्यादा पॉजिटिव था, अब कंपैरेटिवली नेगेटिव हो गया है, -2 से 0 पे आ गया है।
तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली अगर Cl2 माइनस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया और इसने क्या बना दिया 2Cl माइनस, यानी कि ये पहले 0 पे था, 0 से कहां पे आ गया 1 पे आ गया, -1 पे। तो ये क्या हो रहा है, यहां भी नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी रहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे CO है, CO है, CO यहां पे O जो था वो 2 माइनस था, CO क्या था 2 प्लस था। ये गया ऑक्सीजन H2 के साथ इसने रिएक्ट करवा लिया और CO जो है वो क्या हो गया 0 हो गया। 2 प्लस से कहां चला गया 0 पे, 2 प्लस से कहां चला गया 0 पे चला गया। जब भी 2 प्लस से 0 पे चला गया यानी कि इसका नेगेटिविटी बढ़ गई भैया, क्योंकि 2 प्लस से 0 ज्यादा नेगेटिव है, कंपैरेटिव नेगेटिविटी देखना हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे Cl हमारा क्या था 0 पे है, H2S आया, ये जो H था Cl के पास जाके चिपक गया, Cl पे 0 था, अब यहां पे H प्लस हो गया है और Cl माइनस, यानी कि 0 से क्या हो गया 0 से नेगेटिव हो गया, यानी कि नेगेटिविटी बढ़ गई है। जैसे ही नेगेटिविटी बढ़ रही है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे रिडक्शन देखने को मिल जा रहा है हमें, क्लियर। तो यानी कि ऑक्सीडेशन क्या था, पॉजिटिविटी बढ़ा रहा था, रिडक्शन क्या है, नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। क्लियर है बातें, अच्छे समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। जैसे वहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि हमारी पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहा हो वो क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था। सिमिलरली अगर यहां पे कोई नेगेटिविटी प्रमोट कर रहा होगा तो वो कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिविटी बढ़ाएगा। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो अगले पे नेगेटिविटी बढ़ा देगा। और बाय रिमूविंग ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, क्योंकि अगर तुमने ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस को हटाया तो जो इलेक्ट्रॉन्स ये लेके बैठे थे तुम उसको वापस दे आओगे, और जैसे ही उसके पास वापस दे आओगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी जो चार्ज होगा वो 0 के करीब आने लगेगा पॉजिटिव से, जिसकी वजह से कि वो क्या होगा फिर से रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बात, यानी कि अगर पॉजिटिव से एनी हाउ अगर हम नंबर लाइन में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। अगर हम +2 से 0 की तरफ आए हैं तो भी रिडक्शन है, और 0 से -2 की तरफ गए हैं तो भी रिडक्शन है। क्लियर है बात। सॉलिड्स में एग्जांपल देख सकते हैं, लिक्विड गैसेस, इन सब में क्या है कुछ एग्जांपल्स इनके दे रखे हैं। इसके बाद बात आती है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन की। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन क्या कहती है, एक साइंटिस्ट थे स्वांते आर्हीनियस, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे जिसके थ्रू के हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। पहला कहता है इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड डिसोशिएट इन फ्री मोबाइल आयंस, कैटायंस एंड आयंस, अलाउइंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। देखो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं और वहां पे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्री मोबाइल आयंस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बेटर तरीके से फ्लो कर पाती है। All ions carry electric charge and are responsible for current flow through solution। जितने भी आयंस होते हैं उन पे चार्ज होता है, और ये चार्ज देखो फ्लो कैसे करवा रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही फ्लो हो रहे हैं। एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन है जो कि क्या करने वाला है, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाने वाला है, वो उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। वहीं पे ही एक दूसरा आयन है जो कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, पॉजिटिव आयन के पास दे रहा है, यानी कि इसने इधर से इलेक्ट्रॉन दिया, घूम के वो दूसरी तरफ आया और हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को सप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं ना। जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ये चीज दिमाग में रखनी है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, यानी कि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन होगी, और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही बेटर कंडक्टिविटी होगी। क्लियर। पॉजिटिव चार्जेस इक्वल नेगेटिव चार्जेस मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम बिटवीन अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, यानी कि जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं उतने ही पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, जिससे कि जो चार्ज है पूरे हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, वो मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं कि भैया इलेक्ट्रॉन्स इधर से पॉजिटिव वाले ज्यादा बन गए, नेगेटिव वाले कम बन गए, ये चीज हमें देखने को मिलती नहीं। ओवरऑल जो चार्ज रहता है पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वो सेम ही रहता है, वो इक्वल टू 0 ही रहता है।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स शो नो आयनाइजेशन, ओनली मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। जिसका हम लोगों ने पढ़ा था, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कोई डिसोसिएशन नहीं दिखाते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होते, वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते, जिसकी वजह से कि वहां पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है आजकल, इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक इवन इन सॉलिड स्टेट, जो कि हमने देखा भी था। वाटर ब्रेक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेंडरिंग आयन मोबाइल रादर देन क्रिएटिंग देम, यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है तो बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड होता है तो उसमें आयंस होते हैं, चाहे वो हमारा सॉलिड स्टेट में ही क्यों ना हो। लेकिन जब वो वाटर में मिक्स किया जाता है तो उसके जो बॉन्ड्स हैं थोड़े से डिसोशिएट होने लगते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं, वीकेन हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसकी वजह से कि होता क्या है, हमें यहां पे आयंस देखने को मिलते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके बाद बात आती है कंडक्शन इन कंपाउंड्स। कंडक्शन इन कंपाउंड्स होता कैसा है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, दो कंपाउंड सर आप बार बार नाम ले रहे थे। पहला था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और दूसरा था पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। कौन कौन से होते हैं? कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या हो रहा था, कंसिस्ट ऑफ मतलब कि यहां पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसके हमारा NaCl हो गया। NaCl में क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, सिंपली ये दोनों क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इनके सॉलिड स्टेट की बात करके हम लोग करें, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहां पे आयंस तो है लेकिन मोबाइल आयंस नहीं है, जिसकी वजह से कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है। मॉल्टेन और एक्वस स्टेट की अगर बात करें, मॉल्टेन और एक्वस स्टेट में ये जैसे ही जाते हैं, इनके जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही ये आयंस में डिसोसिएट होते हैं, ये आयंस फ्लो करने लगते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो कर पाती है। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स कौन से हैं? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें भले ही इलेक्ट्रिसिटी शेयर हो रही हो, बट वहां पे चार्जेस डेवलप किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आ रहा हो HCl, आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ये आयनाइज कर जाते हैं, इवन दो ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं है। वाटर ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स क्रिएटिंग मोबाइल आयंस। वाटर क्या करता है, वाटर में जो चार्जेस हैं वो इनमें पोलैरिटी क्रिएट करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके आयंस बना देते हैं, जिसकी हमारा HCl है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ और Cl- में। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये जो H है, ये H क्या कर रहा है, हमारे H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और H2O के साथ रिएक्ट करके ये बना ले रहा है हाइड्रोनियम आयन, जो कि है H3O+। जैसे ये H3O+ बन रहा है, इसकी वजह से एक Cl- भी बन जाता है और वो दोनों क्या कर जाते हैं, हमारे आयंस क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली यहां पे हुआ क्या, ये जो H2O था इसने HCl के साथ रिएक्ट किया, इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिख देता हूं। इसने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट किया और दो आयंस बना दिए। कौन कौन से, एक बनाया इसने H3O+ और दूसरा बना दिया इसने Cl-। बेसिकली खुद में डिसोशिएट नहीं हुए, इन्होंने आयंस क्रिएट किए हैं वाटर की मदद से। क्लियर है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोगों को देखने को मिलेंगी बार बार। पहला है आयन माइग्रेशन। आयन माइग्रेशन हम लोगों ने बात की, जो कैटायंस है वो फ्लो करेंगे कहां पे, कैथोड के पास, और जो एनायंस है वो माइग्रेट करेंगे कहां, एनोड के पास। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उनकी जो सफिशिएंसी है वो पूरी हो रही होगी। जो कैटायंस हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे तो वो कैथोड के पास जा रहे होंगे, जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। जो एनायंस है वो एनोड के पास जा रहे होंगे, कह रहे होंगे भैया हमारे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो तुम ले लो और हमको मुक्त कर दो। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस, इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय वन एनोड इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय कैथोड। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड को मिलेंगे उतने ही कैथोड क्या करेगा, आगे दे भी पाएगा। क्योंकि मैंने कहा था जो चार्ज है ओवरऑल सेम ही रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है वही घूम के उधर से आ रहा है, वही वाला नहीं, लेकिन वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर रहा है, तो बैलेंस जो है वो मेंटेन रहने वाला है। सरफेस रिएक्शंस, products form at electrode surfaces when electron exchange occurs। यानी कि जहां पे भी ये सारे आयंस जो हैं वो जाके जमा हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड्स की सरफेस पे, वहां पे क्या होता है, ये नए अमाउंट्स बनाते जाते हैं। जैसे अगर सोडियम जा रहा है तो सोडियम का एक क्लस्टर बन जाएगा, क्लोरीन जा रहा है तो वहीं पे क्लोरीन जमा होता रहेगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कैथोड प्रोडक्ट्स,
ओनली हाइड्रोजन गैस एंड मेटल्स लिबरेटेड। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैथोड पे क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, आयंस होंगे, वो वहां जाएंगे। हाइड्रोजन जा रहा है तो हाइड्रोजन गैस बल्कि उड़ जाएगा, मेटल जाएंगे तो मेटल जाएंगे, वहां पे डिपॉजिट होते रहेंगे। वहीं पे एनोड प्रोडक्ट्स, एनोड पे क्या बनता है, ओनली नॉन मेटल्स आर लिबरेटेड। यहां पे क्या होगा, क्लोरीन गई तो क्लोरीन गैस क्या करेगी, लिबरेट होती रहेगी। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो वहां से लिबरेट होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे, जमा होकर वहां से निकलते रहेंगे। Proportional mass of substance produced is proportional to the quantity of electricity passing through। यानी कि जितना भी प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनेट है, वो प्रोपोर्शनेट है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई है। क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने दिया जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतने ही प्रोडक्ट हमारे बन पाएंगे, चाहे वो हमारे कैटायंस हो जो कि नए मेटल्स बन रहे हैं, या फिर गैसेस बन रहे हैं, या फिर हमारे एनायंस हो जो कि नॉन मेटल गैसेस बना रही हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद जो बात आती है वो आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन हो रहा है तीन फॉर्म्स में हो सकता है, पहला सॉलिड, दूसरा एक्वस, तीसरा मोल्टन। अब जो सॉलिड फॉर्म है इसमें आयंस तो प्रेजेंट हैं लेकिन ये फ्री आयंस नहीं है, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगी। NaCl कंटेन्स Na एंड Cl माइनस आयंस, जिसके हमको पता ही है। अब बट हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस नॉट फ्री, यानी कि यहाँ पे जो आयंस मूव नहीं कर पा रहे, फ्री आयंस नहीं है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो कंडक्ट नहीं होगी। वहीं पे जब ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि पानी में घोल दिया गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट पुल ऑन आयंस, मतलब कि क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनके आयंस को खींचते हैं, जिसकी वजह से कि आयंस जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि ऑक्सीजन एटम्स अट्रैक्ट Na, यानी कि ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव वाले आयन को Na को खींच रहा है। वहीं पे हाइड्रोजन एटम्स अट्रैक्ट Cl माइनस, यानी कि क्लोरीन के आयन को खींच रहा है, जिसकी वजह से कि ये सारे आयंस जो है अब वो फ्री आयंस बन गए हैं और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होने लगी, बिकम्स फ्री एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। मॉल्टन स्टेट, अब देखो मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, मॉल्टन स्टेट में कोई इनको पुल नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। हाई टेम्परेचर वीकेंस बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स, जिसकी वजह से आयंस क्या हो जाते हैं, फिर से वही बॉन्डिंग अगर वीक हो गई है, ये अलग अलग हो गए तो आयंस अलग अलग टहलने लगते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। बहुत बढ़िया। इसके बाद बात आती है आयनाइजेशन की। अब देखो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में थोड़ा सा अंतर पहले समझ लेते हैं। अभी तक सर हम जो भी पढ़ रहे थे, जिसके हमने NaCl केस में पढ़ा, वो हमने पढ़ा डिसोसिएशन, यानी कि वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आयंस थे जिनको कि अलग अलग कर दिया, आयंस टहलने लगे और वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी। आयनाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है। आयनाइजेशन सबसे पहले होता किसके साथ है, ये होता है द प्रोसेस बाय विच पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं बट इनमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि यहाँ पे पार्शियल चार्जेस हैं, कंप्लीट डोनेशन नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, बट यहाँ पे पार्शियल चार्जेस बन रहे हैं, यानी कि एक है जो कि थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। आर कन्वर्टेड इनटू आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में जैसे ही इन नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को घोला जाता है तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग आयंस बनाने लगते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है खुद वाटर का ही। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे HCl का, देखो HCl में यहाँ पे एक साइन बना भी हुआ है, ये साइन क्या होता है, H, इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, और जो Cl है इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव, यानी कि ये पार्शियल चार्जेस होल्ड कर रहे हैं। जैसे ही वाटर को इसमें ऐड कर दिया जाता है तो वाटर क्या करता है, वो H+ को इसमें से निकाल लेता है। करता क्या है यहाँ पे, वो H+ को निकाल के बना लेता है हाइड्रोनियम आयन, आयनाइज स्टेट। अब H+ जो है इसमें जो H+ है पार्शियल प्लस वाला, ये चला जाता है H2O के साथ और बना लेता है क्या, H2O3 माइनस H3O प्लस। क्लियर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। अब देखो जैसे ही ये H+ इससे अलग हो गया, यहां पे और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl-, यानी कि अब हमारे पास आयंस मिल गए, यानी कि आयंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे बट हमने बनाए हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम ही आयनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयंस थ्रू पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर। अनलाइक डिसोसिएशन, यहां पे हम लोग यही चेंज देख सकते हैं, अनलाइक डिसोसिएशन व्हिच सेपरेट्स एग्जिस्टिंग आयंस,
आयनाइजेशन क्रिएट्स आयंस फ्रॉम पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि आयनाइजेशन में क्या हो रहा है, हम लोग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड से आयंस बना रहे हैं, वाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स वहां पे क्या हो रहा था, ऑलरेडी आयंस एग्जिस्ट करते, बट उनको अलग अलग किया जा रहा था। क्लियर है बात? अब इसके बाद बात आती है आयनाइजेशन वर्सेस डिसोसिएशन, यानी कि डिफरेंसेस क्या क्या देखने को हमें मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। डिसोसिएशन में सबसे पहले क्या है, सेपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आयंस। यहां पे मेन पॉइंट क्या है, एग्जिस्टिंग आयंस, यानी कि यहां पे आयंस पहले से थे, बस उनको अलग किया गया। आयनाइजेशन में क्रिएशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहां पे आयंस है नहीं बट क्रिएट किए जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। अकर्स इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, किन में होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। वहीं ये कहां पे होता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। अगर डिसोसिएशन में देखें तो आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहां पे आयंस क्या था, पहले से ही प्रेजेंट थे। क्लियर? बट यहां पे नो आयंस इन प्योर स्टेट, क्योंकि ये तो कोवेलेंट है, यानी इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की हुई है, डोनेट एक्सेप्ट थोड़ी किया है। वाटर और हीट ब्रेक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब यहां पे दो तरीके से हो सकता है, या तो वाटर हो या तो हीट हो। वाटर क्या करता है, बस उनको इनिशिएट करवा देता है कि भैया अलग अलग हो जाओ, और हीट क्या करता है, उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको वीकन कर देता है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वाटर क्रिएट्स आयंस, वाटर क्या करता है, अलग लेके अपने साथ बनाता है, जिसकी उसने H+ को बाहर निकाला और अपने साथ हाइड्रोनियम आयन बनाया, तब जाके दूसरे आयन का बनना ही पॉसिबल हुआ। लेकिन उसमें क्या था, उससे बस उसको इनिशिएट करवा दिया कि भैया दूर दूर आ जाओ। क्लियर है? बोथ प्रोसेस इनेबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑफ कोर्स ये बात है, दोनों में ही अगर आयंस है, फ्री आयंस एक बार हमें मिल जाते हैं, मोबाइल आयंस अगर हमें एक बार मिल जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बड़ी इजीली कंडक्ट होने लगती है। अगर कुछ और डिफरेंसेस की बात करें, आयनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट इनिशियली इन द आयनिक स्टेट। अब इसमें होता क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आयंस, जो कि आयंस की तरह अलग अलग घूम नहीं रहे, जिसके NaCl में हमने देखा था, सॉलिड केस में क्या हो रहा था, आयंस प्रेजेंट थे बट वो फ्री नहीं थे, आयनाइजेशन में बस उसको अलग अलग कर दिया। व्हाइल इन डिसोसिएशन सेपरेशन ऑफ आयन टेक्स प्लेस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे जो आयंस हैं वो मतलब एग्जिस्टिंग कंपाउंड में, इन द सेंस कि उसमें होते तो हैं, बट उनको आयंस के फॉर्म में नहीं देखा जाता, क्योंकि वहां पे शेयरिंग हो रही होती है, तो इनको आयंस क्रिएट किए जाते हैं। क्लियर है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स शो आयनाइजेशन, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आयनाइजेशन शो करते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड शो डिसोसिएशन। अच्छा ये मैंने उल्टा बोल दिया, आयनाइजेशन डिसोसिएशन के केस में मेरे को NaCl वाला बोलना था। NaCl में क्या है, ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है, जो कि सॉलिड स्टेट में आपस में कंबाइंड है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर रखे, जिसकी वजह से कि बस उनको एक बार वीकनिंग चाहिए, जिसकी वजह से वो अलग हो जाए। वहीं पे आयनाइजेशन के केस में क्या हो रहा है, आयनाइजेशन के केस में हो रहा है कि वो यहाँ पे आयंस है नहीं, बट उनको क्रिएट किया जा रहा है वाटर की मदद से। वहीं पे ये किसके साथ हो रहा है, आयनाइजेशन, ये हो रहा है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ। वहीं पे जो डिसोसिएशन हो रहा है वो किनके साथ हो रहा है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के साथ। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, ये हमने नाम इसका एक तरीके से पहले भी सुना हुआ है काफी जगहों पे, छोटी क्लासेस में, रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ। अब इसको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बात करते हैं कि कितनी इजीली वो आयंस फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पे बोल ही रहा है, मेटल एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम्स, जो कि हमें पता भी है कैटायंस क्या करते हैं, अपने लास्ट जो शेल है उससे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बना पाते हैं, जिनको कि हम लोग कैटायंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, ये सारे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर रहे हैं। However, the tendency to lose these valence electrons, इसको हम लोग अपने तरीके से समझते हैं। बेसिकली बोल ये रहा है कि ये सारे जो एटम्स हैं, भले ही ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहते हो और कैटायंस बनाना चाहते हो, लेकिन सबकी टेंडेंसी एक जैसी नहीं है। कुछ बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, वहीं पे कुछ हैं जो कि भैया बड़े अड़ियल से हैं, कहेंगे हम इतनी आसानी से नहीं देंगे अपना इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे ये केस डिफरेंस आता है, कुछ हैं जो कि ज्यादा दे रहे हैं, कुछ हैं जो कि काफी मुश्किल से दे रहे हैं। तो यहीं पे ये केस आता है कि जो सबसे ऊपर है, अभी हम एक सीरीज देखेंगे, जो ऊपर होंगे वो कौन होंगे, जो कि इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, जो नीचे हैं वो हार्डली डोनेट कर रहे हैं। क्लियर? ये रही हमारी वो सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। यहीं पे वो सीरीज आती है। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इन सीरीज की, उसके बारे में जानने से पहले देखते हैं कि क्या कहना चाहती है ये सीरीज। पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मेटल विद अ हायर पोजीशन, यानी कि अब जितने ही मेटल्स यहां पे ऊपर की तरफ तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, बड़ी इजीली नीचे वाले को रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे?
रिप्लेस, मतलब जो ऊपर है वो नीचे वाले को इजीली रिप्लेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इजीली आयंस बना सकता है, वो ज्यादा इजीली कैटायंस बना सकता है, तो ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन यहां देखो इस सीरीज में हाइड्रोजन भी है, ये रहा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं ये सारे क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। वहीं पे जो नीचे वाले हैं ये सब क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव कोई भी मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता। कैथोड डिस्चार्ज एलिमेंट लोअर इन द सीरीज गेट डिस्चार्ज मोर इजिली एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो यहां पे दो चीजें, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ये दो पार्ट्स हैं, दोनों को एक साथ समझते हैं। यहां पे कह रहा है कि जो डिस्चार्ज यानी कि जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा इजीली डिस्चार्ज हो जाते हैं। बट ऐसा क्यों? इसका कोई रीजन तो रहेगा, जो कि इसका रीजन हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस में। मेटल एटम्स व्हिच फॉर्म आयन मोस्ट इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बैक विद ग्रेट डिफिकल्टी। क्या मतलब है इसका? देखो भाई, जो आयंस इसमें ऊपर है, यानी कि जैसे पोटेशियम सबसे ऊपर है, तो इसने सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, कह रहा हो भैया ले जाओ, मेरे को आयन बनाने दो। वहीं पे ही जो Pt4 प्लस है, यानी प्लेटिनम है, ये क्या कर रहा होगा? भैया इसको बड़ी दिक्कत हुई होंगी 4 इलेक्ट्रॉन देने में, इसको बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये सबसे नीचे है, यानी कि कैटायंस बड़ी मुश्किल से बना रहा है। जब इसने कैटायन बनाया मुश्किल से, तो ये जल्दी से 4 होगा ना। अगर कहीं से वो 4 इलेक्ट्रॉन फिर से इधर उधर टहलते मिल जाए तो दोबारा ले लूं, Pt बन के ही रहता हूं, प्लेटिनम बन के ही रहता हूं, आयन बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो यानी कि जो नीचे की तरफ है वो इलेक्ट्रॉन लेगा ज्यादा इजीली, तो डिस्चार्ज भी इजीली हो जाएगा। वहीं पे जो टॉप पे है, क्योंकि इसने बड़ी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये चाहता नहीं है कि वो वापस आए, तो इसको डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होंगी, यानी कि हार्डली अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और डिस्चार्ज होगा। इसी वजह से जो ऊपर की तरफ है वो डिस्चार्ज इजीली हो रहे हैं, लेकिन जो नीचे की तरफ है वो क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हार्डली हो रहे हैं। ठीक है, मुश्किल से हो रहे हैं। हाइड्रोजन पोजीशन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कर ही क्या रहा है? जब हमने मेटल्स की बात की है तो भैया ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का क्या काम है? हाइड्रोजन हैज मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस कंफर्मिंग इट्स प्लेसमेंट अमंग्स मेटल। भैया हम सबको पता है हाइड्रोजन जो है वो एक पॉजिटिव आयन बनाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ ही एग्जिस्ट करना मोस्ट प्रेफर करता है। H- हमने जल्दी नहीं देखा है, बना सकता है बट वो बहुत रेयर केसेस। तो क्योंकि वो पॉजिटिव आयन बना रहा है और मेटालिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, उसको मेटल्स वाली लिस्ट में ही रखा हुआ है। क्लियर है ये बात? अब जिसके हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। हमें क्या कह रहा है? सोडियम कन्वर्ट्स Na+ मच मोर इजीली देन कॉपर। अब देखो जो सोडियम है वो कॉपर से बड़ी आसानी से कैटायन बना ले रहा है। अब 2-3 चीजें यहाँ पे इन्हीं के थ्रू समझते हैं। पहला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्योंकि सोडियम जो है वो ज्यादा इजीली कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और वो Cu को इजीली रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन के ऊपर है सोडियम, दिख रहा है यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो सोडियम इजीली हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। क्लियर? बट वहीं पे Cu जो है, Cu हाइड्रोजन के नीचे है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। सिमिलरली कैथोड डिस्चार्ज अगर हम लोग बात करें तो भैया क्योंकि Cu काफी नीचे की तरफ है, काफी हार्डली इसने कैटायन बनाया, तो यानी कि इसका मतलब ये डिस्चार्ज भी ज्यादा मुश्किल, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। वहीं पे सोडियम, क्योंकि सोडियम ने बड़ी इजीली कैटायन बना लिया है, तो डिस्चार्ज होने में इसको मुश्किल होगी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस भी उसी से रिलेटेड है, और हाइड्रोजन की पोजीशनिंग में इससे कोई लेना देना नहीं। Based on the ease with which atoms of metal lose electron to form positively charged ions, metals are arranged in a series known as electrochemical series, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जिस हिसाब से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, जितनी इजीली लूज कर सकते हैं, उस हिसाब से इनको अरेंज किया गया। जो सबसे इजीली लूज कर पा रहा है वो सबसे ऊपर है, और जो सबसे मुश्किल से लूज कर पा रहा है वो सबसे नीचे की तरफ है। क्लियर है बात? ऐसी सिमिलर सी एक सीरीज हमें देखने को मिलेगी एनायंस के केस में भी। एनायंस कौन से होंगे सर? नेगेटिवली फॉर्म आयन। मैं बार बार इसको एन आयंस बोलूंगा क्योंकि इस तरीके से याद ज्यादा इजीली रहेगा। एन आयंस, बस लिख मत आना एन आयंस, ठीक है? तो एनायंस क्या है? एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसके बारे में कि हमको पता है एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयन से इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेसिव एक्सेप्ट कर रखा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेके घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कि वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वो इन पे झलक रहा है, वो इन पे साफ तरीके से शो हो पा रहा है। Clear है? However, all anions do not have identical tendencies, same as in the case of the metals. The anions also don't have the same tendency to lose the electrons. ठीक है? मतलब they are not all easily losing the accepting the electrons, but they have different tendencies to accept these electrons. Clear? Based on the tendency to lose electrons and get discharged at the anode,
anions have arranged in increasing order. मतलब कि जितनी ज्यादा मुश्किल हो रहा है इनको अपना इलेक्ट्रॉन देने में, सॉरी देने में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी हिसाब से हम लोगों ने इनको अरेंज किया हुआ है। अब देखो फिर वही वाली बात आ जाती है, अगर किसी ने काफी आसानी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं तो क्या वो उतनी आसानी से देगा? नहीं, क्योंकि भैया उसने बड़ी आसानी से ले लिए हैं तो देगा थोड़ी। इस वजह से वो कहां पे होगा? इस वजह से वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, वहीं पे ही जो, सॉरी ऊपर की तरफ होगा, वहीं पे ही जिसने की बड़ी मुश्किल से ही एक इलेक्ट्रॉन ले रखा, वो चाहता है कि बस जल्दी से चले जाओ यहां से, वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ रहेगा। इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज, इंक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, वो वहां पे एरो शायद गायब हो गए, बट जो सबसे इजीली डिस्चार्ज हो रहा होगा वो कौन सा होगा? OH माइनस हो रहा होगा, क्योंकि इसने बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ले ही रखा है। वहीं पे जो सबसे हार्डली हो रहा होगा वो कौन होगा? SO4 2 माइनस होगा, क्योंकि इसने बड़े इजीली इलेक्ट्रॉन लिया था तो ये देना नहीं चाहता है जल्दी। क्लियर है बात? लोअर पोजीशन इजियर डिस्चार्ज, यानी कि जितना ज्यादा नीचे, सेम एज इन द केस ऑफ मेटल्स, जितना नीचे होगा उतनी इजीली डिस्चार्ज होना चाहिए। हायर पोजीशन हार्डर ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन से क्या मतलब है, क्योंकि भैया जब ये डिस्चार्ज हो रहे होंगे तो जीरो पे जा रहे होंगे, और अगर 2 से 0 जा रहा है, -2 से 0 जा रहा है, दैट मींस कि ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, तो जितना ऊपर है उतना ज्यादा हार्ड है इसके लिए ऑक्सीडाइज होना, जितना नीचे है उतना इजी है इसके लिए ऑक्सीडाइज होना, जितना ज्यादा नीचे है उतना ज्यादा इजी है इसके लिए क्या, डिस्चार्ज होना, जितना ज्यादा ऊपर है उतना हार्ड है इसके लिए डिस्चार्ज होना। क्लियर है? इसके बाद आगे बात आती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस। अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस दो तरीके के केसेस में हो सकता है, क्या क्या होते हैं, क्या क्या रीजंस हैं इनके, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, व्हेन टू और मोर आयंस ऑफ द सेम नेचर आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट and compete for discharge at the same electron under identical conditions, one gets preferentially discharged. This is known as selective discharge of ions. इसका मतलब क्या है? देखो, हमने कहा कि भैया दो नेगेटिव आयंस टहलने वहां पे, ठीक, अब दोनों को ही डिस्चार्ज होना है, दोनों ही डिस्चार्ज होने के लिए एनायंस कहां पे जाएंगे? एनोड के पास जाएंगे। दोनों ही सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर है हमारे। अब ये दोनों ही अगर जा रहे हैं, दोनों को ही डिस्चार्ज होना है, तो जो एनोड है वो किसको पहले डिस्चार्ज करेगा, किसको प्रेफरेंस देगा, किसको वो ज्यादा चाहेगा कि भैया तुम डिस्चार्ज हो जाओ, उस चीज को हम लोग इस प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले आता है पोजीशन इन द सीरीज। हमने देखा था सर, जो नीचे की तरफ है वो ज्यादा इजीली डिस्चार्ज होना चाहता है, वाइल जो ऊपर की तरफ है वो ज्यादा हार्डली डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक प्रेफरेंस तो इसी पर रहेगी, जो ज्यादा आसानी से डिस्चार्ज होना चाहता है एनोड भी कहेगा भैया तुम आओ डिस्चार्ज हो जाओ, क्योंकि वो ज्यादा इजीली डिस्चार्ज हो सकता है। वहीं पे जो हार्डली डिस्चार्ज हो रहा है उसको भैया एनोड कहेगा तुम अभी रुके रहो, वो आराम से हो रहा है, वो आराम से चला जाएगा, बाद में तुम आना। तो हार्डली डिस्चार्ज होने वाला बाद में डिस्चार्ज होगा, और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो कि इजीली डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि जो हमारी सीरीज थी उसमें नीचे की तरफ है। इसके बाद बात आती है आयन कंसंट्रेशन की। आयन कंसंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब है कि जिसकी कंसंट्रेशन ही ज्यादा है। अब लेट्स सी कि दो आयंस है हमारे पास, ए और बी, ए माइनस और बी माइनस। अब ए 10 की क्वांटिटी में है तो बी 100 की क्वांटिटी में, तो क्या बी ज्यादा इजीली नहीं एनोड तक पहुंच पाएगा और डिस्चार्ज हो पाएगा? ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि एक क्वांटिटी में ही काफी ज्यादा कम है तो वो डिस्चार्ज भी कम हो रहा होगा। बी क्योंकि क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है तो वो डिस्चार्ज ज्यादा हो पा रहा होगा। तीसरा आता है इलेक्ट्रोड नेचर। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, इस पे भी डिपेंडेंसी आ जाती है। अगर वो फेवर कर रहा है हमारे स्पेसिफिक मेटल को, जो हमने उसी मेटल का ही इलेक्ट्रोड भी ले रखा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा इजीली उसको डिस्चार्ज कर पाएगा। वाइल अगर हमने किसी और मेटल का ले रखा है, कंडीशंस उसकी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो उस पर थोड़ा सा चेंज आने के चांसेस आते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम लोगों ने अभी देखा था, इन ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, एनी आयन लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गेट्स डिस्चार्ज एट द रेलेवेंट इलेक्ट्रोड इन प्रेफरेंस टू दोज अबव इट। सिंपल सी बात है, इसको ही हमने अभी पहली बारी में पढ़ा था कि भाई जितने भी नीचे की तरफ हैं वो सारे क्या होंगे, ज्यादा इजीली डिस्चार्ज हो पाएंगे। जिसके एक दो एग्जांपल्स में अगर हम लोग देंगे, और ये जाएंगे कहां पे, अपने रिस्पेक्टिव कैथोड के पास जा रहे होंगे। जिसके अगर CuSO4 है तो ये Cu2+ और SO4- में ब्रेक हुआ है। क्लियर है? तो आयंस माइग्रेटिंग कौन कौन जा रहा होगा, Cu2+ और H+, यानी कि H2O भी ब्रेक हुआ है H+ और OH- में, और Cu2+ भी होगा। आयन डिस्चार्ज एट द कैथोड, आयन डिस्चार्ज कौन सा कैथोड पे हो रहा है, Cu2+। सर क्यों H- क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि बेटा इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये हो रहा है। और दूसरा, हमने यहाँ पे कॉपर का ही कैथोड भी यूज किया होता है, कॉपर का ही कैथोड यूज करा जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, चेंज मतलब ज्यादा जो है कैटायन उसी के पास जा रहा है और उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिल रही है। क्लियर। आयंस माइग्रेटिंग एट द एनोड SO4 2 माइनस और OH माइनस। अब यहाँ पे ये भी है कि कॉपर नीचे की साइड भी ज्यादा है, H हमने देखा था कि H के जस्ट नीचे ही कॉपर था, तो कॉपर अगर नीचे है यानी कि इसकी प्रेफरेंस भी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा इजीली डिस्चार्ज हो पाएगा। SO4 2 माइनस और OH माइनस के केस में OH माइनस हो रहा है, क्यों? क्योंकि सर OH माइनस सबसे ज्यादा नीचे था और SO4 हमने देखा था सबसे ऊपर था, यानी कि अगर ये नीचे है तो ज्यादा इजीली डिस्चार्ज हो सकता है। SO4 2 माइनस जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होगा, ज्यादा हार्डली डिसोसिएट होगा, हार्डली डिस्चार्ज होगा। क्लियर है बात, ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ आयन कंसंट्रेशन, यानी कि आयन की कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ रहा है। पहले तो हमने देखा कि भाई जो नीचे की तरफ वो ज्यादा इजीली डिस्चार्ज हो रहा है, अब आयन की कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ रहा है उसको देख लेते हैं। इफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज अ मच हायर कंसंट्रेशन of a particular ion, then that ion will be discharged at the relevant electrode in preference to ion lower in the electrochemical series but present in lower concentration, जिसके बारे में कि हमने बात की थी। अब कंसंट्रेशन A और B में B की बहुत ज्यादा है, तो लाजमी सी बात है कि B को ज्यादा डिस्चार्ज होने का चांस मिलेगा और वो ज्यादा इजीली डिस्चार्ज होगा, ज्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज होगा। कंसंट्रेशन में अगर हम लोग बात करें, आयनिक इक्वेशन है मैंने, NaCl को और H2O को हमने ब्रेक करा है, क्योंकि Na का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, Na और H2O दोनों क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। एट कैथोड बोथ Na and H3O plus migrate to cathode. Higher concentration of Na means it discharges preferentially despite H3O being lower in the series. हमने देखा था कि Na जो था वो काफी ऊपर की तरफ था, K के जस्ट बाद ही आ रहा था, एक दो एलिमेंट्स के बाद ही आ रहा था। वहीं पे जो H प्लस था वो नीचे की तरफ था अभी, यानी कि इसको जो है ज्यादा इजीली डिस्चार्ज होना चाहिए था, बट क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ज्यादा इजीली डिस्चार्ज हो रहा है। सेम केस वही हमें देखने को मिल रहा है, Cl माइनस और OH माइनस। हमने देखा था कि OH माइनस सबसे नीचे है, उसके बावजूद क्योंकि Cl माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, वो पहले डिस्चार्ज हो पा रहा है। क्लियर है बात। आगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से कैसे फर्क पड़ता था उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला आता है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स लाइक ग्रेफाइट और प्लैटिनम। ग्रेफाइट और प्लैटिनम वाले जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बस क्या करते हैं, वही पॉजिटिव नेगेटिव प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दोनों साइड ही हमने ग्रेफाइट के ही इलेक्ट्रोड्स लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे कि कॉपर, सिल्वर, निकल, ये क्या करते हैं, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, ये खुद से ही आयंस हमारे सॉल्यूशन में भेजते रहते हैं। लेट्स से कि हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रखा है, तो जो कैथोड है या फिर जो एनोड है, हम लोग उधर क्या किया है, कॉपर को ही फिक्स कर दिया। जो कॉपर के आयंस है वो सॉल्ट में से जा रहे हैं और इस मेटल की स्ट्रिप में से भी निकलते जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जब ये पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद के आयंस को लूज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। लेकिन जब अगर ये आयंस लूज नहीं कर रहा है, कोई आयंस नहीं दे रहा है सॉल्ट में, तो ये क्या कहलाएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहेगा। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्ट है जो कि हमने वाटर में मिक्स किया हुआ है। कॉपर डिपॉजिट्स एट द कैथोड एंड कॉपर आयंस फॉर्म एट द एनोड, यानी कि जो कॉपर आयंस है वो एनोड में आके डिपॉजिट हो रहे हैं। इफ कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, अगर देखो हो क्या रहा है, वही चीज है जो मैंने कही, कॉपर के जो आयंस है वो इलेक्ट्रोड्स में से सीप इन कर रहे हैं हमारे सॉल्ट में, जिससे कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रह सके। क्लियर। इस वजह से हमें क्या होता है, यहां पे इसको एक्टिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शंस में। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड। अब देखो 2-3 यहां पे ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस सीरीज है, इसको थोड़ा सा रोक देते हैं। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम लोग, यही इलेक्ट्रोलिसिस के 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी बेटर हो जाए इस टॉपिक को लेकर। पहला हमारा आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड का अगर हम लोग यहाँ पे PbBr2 का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो कैसे होगा। सबसे पहले तो बात आती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कौन सा लिक्विड इसमें यूज किया जा रहा होगा, जो कि होगा मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। कौन सा हो जाएगा, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का। ठीक, उसके बाद यहां पे सेल। अच्छा, सेल मतलब क्या है, ये जो हम लोगों ने बाहर जिसके अंदर की लिक्विड स्टोर किया है वो कौन सा है,
वो होगा हमारा सिलिका क्रूसिबल होगा, एक सिलिका का एक टब लिया होगा जो कि इस हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर पाए और रिएक्ट बिल्कुल भी ना करे। तीसरा आता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किसके हैं यहाँ पे? ग्राफाइट प्लेट के। अगर ग्राफाइट प्लेट्स हैं तो कैसे हैं? इनर्ट है, इस चीज का ध्यान रखना है। ग्राफाइट प्लेट कैसी है? इनर्ट है। आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे? Pb2+ और Br-। हम लोगों ने देखा ही था ये कैसा है, ये एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है जो कि इजीली जैसे ही मेल्ट किया जा रहा है इसके जो बॉन्ड्स हैं वो वीकेंड हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेक करके Pb2+ और Br- बना ले रहे हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे टेक प्लेस कर रही हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा Pb2+ है, हमने देखा था कि जो भी कैटायंस होते हैं वो कहां जाते हैं? कैथोड के पास जाते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से कि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाते हैं और वो फिर Cu2+ से वो पीबी जो भी हो कैटायन हो वो प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है। सिमिलर यही चीज यहां भी हो रही है। जो Pb2+ था वो जाता है कैथोड के पास, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और Pb बना लेता है। इसी का उल्टा होगा, एनोड पे क्या होगा? Br जाएगा अपना, Br- एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एनोड के पास, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एनोड के पास और वहां पे क्या बना लेगा? Br। अच्छा, एक चीज का अगर तुम ध्यान दो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये देगा एनोड पे, उतने ही कैथोड ले भी रहा होगा। जैसे कि अगर हमने देखा कि Pb2 में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको सप्लाई किए जा रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से होंगे? Pb-Br2 में अगर तुम लोग देखो तो 2 ब्रोमीन है, वही 2 ब्रोमीन क्या कर रहे हैं? एक ब्रोमीन आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे 2 ब्रोमीन मिलकर Br2 बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? दूसरा वाला ब्रोमीन एक और इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है वो सेम ही रहने वाला है एनी हाउ। इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ये चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। ये चीज ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है सर, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जो जा रही है क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जा रहे हैं हमारे पास? नहीं। क्यों? क्योंकि Br ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, एक इस वाले Br ने, क्योंकि यहाँ पे Br2 है यानी कि 2 Br है, तो दोनों Brs ने अलग अपना, दोनों ब्रोमीन आइटम से अपना अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिया होगा और जो कि इसको जाके सप्लाई कर दिए गए होंगे Pb को। क्लियर है? अगर इन्हीं दोनों को हम लोग कंबाइन कर दे दोनों रिएक्शंस में, तो Pb-Br2 जो है वो ब्रेक डाउन हुआ था। ब्रेक डाउन होने के बाद उसने Pb और ब्रोमीन यानी कि लेड और ब्रोमीन में अलग अलग अपनी एग्जिस्टेंस दिखा दी। इसके बाद एक और देख लेते हैं जिसमें की बात आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर के केस में अगर क्या होता है, एसिडिफाइड वाटर मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वाटर और एक एसिड मिक्स कर देते हैं, जो कि यूजुअली हमारा H2SO4 होता है। H2SO4 ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये बहुत ही नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि आसानी से उड़ नहीं जाता है। कोई और एसिड अगर हम लोग लेते हैं उसको बॉयल करते हैं तो बड़ी इजीली वेपोरेट कर जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, बट H2SO4 के साथ ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोड्स कैसे होंगे? प्लैटिनम फॉइल के इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि फिर से इनर्ट हैं, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कनेक्टेड बाय कॉपर वायर्स टू टर्मिनल्स, करंट 3 एम्पियर। अच्छा, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, जो करंट है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी है, काफी कम ही रखनी है। देखो 3 एम्पियर्स की करंट ली है, ऐसा क्यों? 3 एम्पियर्स रखने से क्या होता है, रिएक्शन काफी स्लो होती है और काफी यूनिफॉर्मली होती है। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक बार में भेज दी जाए तो काफी अनइवन सी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। इस वजह से काफी लो एम्पियर्स पे ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है करवाई जाती है। डिसोसिएशन कैसे हो रहा है? वाटर इज द नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर है वाटर, ऑफ कोर्स बात है, तो सर इसका डिसोसिएशन कैसे किया जाएगा? इसी के डिसोसिएशन के लिए हमने क्या किया है, H2SO4 का यूज किया है, जो कि क्या कर रहा है, इन आयंस को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। जैसे हमारा जो H2O है वो क्या करता है, H2O H+ और OH- में जाके ब्रेक डाउन कर जाता है, और हमारा जो H2SO4 है वो ब्रेक डाउन कर जाता है किसमें, H+ और SO4 2- में। यहाँ पे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है अगर देखा जाए तो H+ प्रेजेंट है, जो कि दोनों में हमें देखने को मिल रहा है, OH- है और SO4 2- है। ठीक है, अब कैथोड और एनोड पे कौन कौन सी रिएक्शंस होती? अगर हम लोग कैथोड पे देखें तो जो H+ है वो सिंपली जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उठा रहा है और H बन जा रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम्स एक साथ आके H2 के गैस की तरह लिबरेट कर जा रहे हैं। वहीं पे ही जो OH था, OH गया, OH ने एक इलेक्ट्रॉन अपना एक्स्ट्रा था वो डोनेट कर दिया एनोड को, और ऐसे ही 2 OH आए और उन्होंने एक वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया जो कि लिबरेट कर गया। ऑक्सीजन कहां से लिबरेट हो रहा होगा सर? ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा होगा एनोड पे। वहीं पे ही जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है वो कहां पे लिबरेट हो रहा है सर? कैथोड पे। क्लियर है बात? Concentration of sulfuric acid decreases at cathode and increases at anode due to discharge of OH- ions and ionization equilibrium of water. अब देखो हो क्या रहा है,
जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैथोड के पास जैसे ही आता है वहां पे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि वहां पे ब्रेक डाउन कर रहा है। वहीं पे ही OH माइनस जो है वो दोबारा एनोड के पास आके हमें मिलता जाता है और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ पाता है और वाटर जो है अपना आराम से डिसोसिएट होता रहता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस बड़ी इजीली हो जाता है। क्लियर? इसके बाद बात आती है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है हमने क्या ब्रेक किया भाई, H2O, तो यानी कि 2:1 का रेशियो इसमें अभी मेंटेन रहना चाहिए। कैसे मेंटेन रहेगा सर, इसके बारे में बात करते हैं। एनोड पे हमने देखा था कि रिएक्शन जो हो रही थी वो क्या थी, OH माइनस की, OH माइनस की। ये OH माइनस ब्रेकडाउन किस में हो रहा था, OH और E माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में। 2 OH चाहिए थे हमें, किसके लिए, 2 OH माइनस चाहिए था हमें 2 OH के लिए, और इन 2 OH की वजह से हमें क्या मिल रहा था, एक ऑक्सीजन और एक H2O। तो यानी कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमें 2 OH प्लस चाहिए थे और 2 OH भी चाहिए इसके लिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे, बस 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे, फिर से देखो एक बार, हमें कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब यहां से हमें O मिला है, 2 ऑक्सीजन चाहिए तभी तो O2 बन पाएगा। एक OH से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 OH से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 OH कंबाइन होके 1 O और 2 O से O2, यानी कि O2 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, यहां से 2, और जो दूसरा वाला ऑक्सीजन आएगा, दूसरा वाला नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, वो क्या करेगा, वो 2 और इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिला के तभी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये वाला O मिलके O2 बनाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कैथोड में देखें, कैथोड के केस में क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन होंगे, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे और 2 H2 बना के एस्केप कर पाएंगे। क्लियर? तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो अब यहां पे देखो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस हमें मेंटेन करना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस मेंटेन के लिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स निकलने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल निकल रहा है, 1 मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 2, तो टोटल मिला के अभी जो रेशियो बन रहा है वो कितना आ रहा है, 2:1। और एवोगाड्रोस रेशियो के अकॉर्डिंग, एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग जो वॉल्यूम है वो इनके मॉलिक्यूल्स के रेशियो के हिसाब से ही चलता रहता है, तो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो रहेगा वो भी V1:V2 कितना हो जाएगा, 2:1 का। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा उसके क्या यूजेस हो सकते हैं, कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला तो आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या मतलब है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर अगर बना दी जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्लियर? डिपॉजिटिंग अ थिन फिल्म ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर। अभी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है जो कि गोल्ड प्लेटेड कहलाती है, वॉचेस भी आती हैं गोल्ड प्लेटेड, उनके ऊपर क्या होती है, बस एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है उस दूसरे मेटल की। अंदर से वो हो सकता है एल्यूमिनियम का हो, स्टील का हो, किसी भी और चीज का हो, बट ऊपर से एक दूसरी लेयर चढ़ा दी जाती है जिसको कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरी आती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में बेसिकली इम्प्योर मेटल्स को लिया जाता है और कैथोड पे प्योर मेटल्स को लिया जाता है। तो यहां से जो कैटायन निकल रहा है वो जाके प्योर मेटल पे हमारे अटैच होता रहता है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है और इंप्योरिटीज को प्योर मेटल में से अलग किया जा सकता है। क्लियर? इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। वही सेम ही टाइप का है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है इलेक्ट्रोमेटलर्जी का ही एक पार्ट ही हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योरीफाइंग मेटल कंटेनिंग इंप्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट बाय ऑब्टेनिंग द प्योर मेटल। यहाँ पे ओर्स में से अलग कर रहे हैं, तो वही सेम ही प्रोसेस हम लोग जो है फॉलो करते हुए चलेंगे। इसके बाद डेकोरेशन और प्रोटेक्शन की ही बात कर सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एक पार्ट आ जाएगा अगर बोला जाए। डेकोरेशन जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर हम लोग चाहते हैं कि सिल्वर वेयर चाहिए हम लोग को, सिल्वर वेयर ऐसे प्लेटिंग वगैरह, तो उसमें क्या ऊपर से बस एक सिल्वर की प्लेटिंग होगी, पूरी प्लेट सिल्वर की नहीं बन के आएगी। या फिर हम लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ऊपर से पहले से एक प्लेटिंग कर देंगे, अंदर से हो सकता हो किसी और मेटल का बना हो। प्रोटेक्शन में हम लोग इसे गैल्वनाइजेशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रो गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, हम लोगों ने एक आयरन का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग चाहते हैं कि इसमें रस्टिंग ना हो, तो हम लोग ऊपर से क्या करेंगे, जिंक या निकल की एक कोटिंग कर देंगे, जिसकी वजह से कि ऑक्सीजन जो है वो इतनी इजीली उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो गैल्वनाइजेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आगे बात आती है रीजंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कंडीशंस है, किस वजह से ये किया जा रहा है, उसको देखते हैं।
सबसे पहले आता है क्या कंडीशन है, द आर्टिकल इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द कैथोड। हमेशा जिस भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो हमेशा कैथोड पे जुड़ा होता है। क्यों ऐसा, क्यों सर, क्या रीजन है उसका? मैंने अभी बताया था कि भैया जो कैटायंस है वो कहां पे जा रहे होंगे? कैटायंस सर जा रहे होंगे हमारे कैथोड के पास। तो यानी कि अगर यहां से लेट से सिल्वर आयंस आ रहे हैं, तो यहां पे मेरे पास एक लेट से स्टील का स्पून है, तो इस स्टील स्पून पे जब ये आना चाहेंगे तो अगर ये स्टील स्पून इधर लगा होगा तभी तो आएगा। अब अगर मैंने जो सिल्वर है उसको इधर साइड, जो स्टील स्पून है उसको एनोड पर रख दिया तो कैटायन तो एनोड पे जाने वाला नहीं है। तो इस वजह से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो कहां पे लगना चाहिए? हमेशा कैथोड पे लगा हुआ होना चाहिए। द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज एट द एनोड एंड हैज टू बी पीरियोडिकली रिप्लेस्ड। अच्छा, सबसे पहली बात है वहीं पे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन द मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड एट द कैथोड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वही सेम चीज है जो मैंने कही कि इसको क्यों कैथोड पे लगाया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा पॉजिटिव आयन है, जो कैटायन है, वो कहां पे आ रहा होगा? कैथोड पे ही आ रहा होगा, इस वजह से। दूसरा, द मेटल टू बी प्लेस्ड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज मेड एट द एनोड एंड हैज टू बी पीरियोडिकली रिप्लेस्ड। यानी कि जिस भी मेटल की प्लेटिंग करनी है, यानी कि सिल्वर की अगर मुझे प्लेटिंग करनी है तो वो कहां पे लगा होना चाहिए? कैटायंस आ कहां से रहे होंगे? एनोड के पास से आ रहे होंगे। यानी कि जो मेरा सिल्वर ब्लॉक होगा वो कहां पे लगा होगा? एनोड पे लगा होगा। कहां पे लगा हुआ है ये सिल्वर ब्लॉक? मेरा एनोड पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से कि कैटायंस बन रहे हैं और वो कैथोड तक आ रहे हैं। क्यों? और इसको बार बार बोला हुआ है एंड हैज टू बी पीरियोडिकली रिप्लेस। सबसे पहली बात तो जैसे अगर वहां पे सिल्वर का ब्लॉक लगा है उसने उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो जो सिल्वर के आयंस होंगे वो हमारे सॉल्ट में और हमारे सॉल्यूशन में रिलीज कर दिए जाएंगे। वही जो आयंस है या फिर सॉल्ट में जो आयंस है वो आगे क्या करेंगे? आगे फ्लो करते हुए जाएंगे हमारे कैथोड के पास। अब क्योंकि हमारा जो ब्लॉक था उसी में से आयंस निकले, तो क्या करेगा? धीरे 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 वो डिके करता जाएगा। इसकी वजह से उसको क्या करना पड़ेगा? और थोड़े टाइम के बाद हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। द मेटल एनोड कंटिन्यूअसली डिसॉल्व्स एज आयंस इन द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड पीरियोडिकली। क्योंकि वही जो मैं सॉल्यूशन में अगर जो आयंस हैं वो अगर हमारे कैथोड पे आ जा रहे हैं तो उसकी जगह पे नए आयंस तो सप्लाई करने पड़ेंगे। वो कौन करेगा? हमारा एनोड करता रहेगा। द इलेक्ट्रोलाइट्स मस्ट कंटेन आयंस ऑफ द मेटल व्हिच हैज टू बी रिप्लेस्ड ऑन द आर्टिकल। लेट्स से अगर मैं सिल्वर की प्लेटिंग कर रहा हूं तो मुझे सिल्वर का ही कोई सॉल्ट भी यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई भी मैं आर्जेंटस आयनाइड यूज कर सकता हूं। उसकी वजह से क्या होगा? यहां पे जो सिल्वर के अगर मैं कोटिंग कर रहा हूं तो सिल्वर के जो आयंस हैं वो सप्लाई होते रहेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस ऑफ द मेटल व्हिच माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड आर डिपॉजिटेड एज न्यूट्रल मेटालिक एटम्स ऑन द कैथोड। यानी कि हो क्या रहा है? जितने भी हमारे सिल्वर में, जो भी हमारे सॉल्ट में जो सिल्वर के या फिर मेटल के जो आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं? धीरे 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 कैथोड पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है उस पर जाकर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, अभी ऐसा तो है नहीं कि एनोड डायरेक्ट यहां से सप्लाई करेगा और ये डायरेक्ट कैथोड पे चला जाएगा। नहीं, सॉल्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो कि कैथोड के पास जा रहे हैं, जिनको कि रिप्लेस करता जा रहा है हमारा एनोड। क्लियर है बात? यानी कि सॉल्ट भी हमें वही वाले मेटल का लेना पड़ेगा जिसकी की प्लेटिंग करनी है। ठीक। अ लोअर करंट फॉर लॉन्गर टाइम शुड बी यूज्ड। क्यों? अभी मैंने बताया था ये थोड़ी देर पहले। हायर करंट कॉजेज अनइवन डिपोजिशन। यानी कि अगर बहुत ज्यादा करंट दे दोगे तो डिपोजिशन होगा वो प्रॉपरली इवन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? स्लो करंट का यूज करते हैं, लो करंट का यूज करते हैं, जो कि ज्यादा देर तक चलता है और धीरे 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 इवन डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है। अ डायरेक्ट करंट एंड नॉट एसी करंट शुड बी यूज्ड। अब एसी करंट क्यों नहीं यूज करनी है सर? डीसी करंट ही क्यों यूज करनी? एसी करंट कॉजेज डिस्चार्ज एंड आयनाइजेशन टू ऑल्टरनेट एट द कैथोड थस गिविंग नो इफेक्टिव कोटिंग। क्योंकि ऑल्टरनेट करंट तो भैया ऑल्टरनेट हो रही है ना, बार बार डिस्चार्ज होता रहेगा। अगर डिस्चार्ज होगा यानी कि पोल्स चेंज होंगे, अगर पोल्स चेंज होंगे तो क्या भैया सही से कोटिंग हमें देखने को मिल पाएगी? फ्लो ऑफ करंट ही वन डायरेक्शनल नहीं है। अगर फ्लो ऑफ करंट वन डायरेक्शनल ही नहीं है तो क्या भैया यहाँ पे आयंस ठीक से फ्लो कर पाएंगे? और अगर आयंस फ्लो ही नहीं करेंगे सीधे सीधे कैथोड या एनोड पे तो कैसे हमारी पास प्लेटिंग हमें देखने को मिल पाएगी? यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस ही प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी तो प्लेटिंग होने का सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर है बात? इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर। अब यही देखो, सिल्वर वाली प्लेटिंग जो है हम लोग प्रॉपर्ली एक बार देखते हैं कि कैसे हो रहा है।
हमने क्या किया, एक ब्रास का स्पून लिया हुआ है, उसको कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कैथोड पे, हमने पढ़ा भी था कहाँ पे हमेशा जो ऑब्जेक्ट जिसकी प्लेटिंग करनी है वो कहाँ पे कनेक्ट होना है, कैथोड पे कनेक्ट होना है। द ब्रास स्पून इज क्लीन्ड वॉश्ड इन हॉट कॉस्टिक सोडा। अब देखो उसकी प्रॉपरली क्लीनिंग करनी रहती है सबसे पहले, ऑफ कोर्स बात है, जिसपे कि उस पर कोई इंप्योरिटीज ना हो, कोई और चीज लगी ना हो जिसके ऊपर की अनइवन कोटिंग हमें देखने को मिले। इस वजह से उसको अच्छे से साफ कर लिया जाता है जिससे कि उसके ऊपर कोई चीज इंप्योरिटी ना रह रही हो। इलेक्ट्रोलाइट कौन से यूज करेंगे, हमने कहा था अगर सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं, यानी कि कोई भी सिल्वर का सॉल्ट यूज करना है, हम लोग सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड यूज कर सकते हैं या फिर पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड का भी यूज कर सकते हैं। अब ये है क्या, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स मेटल के सॉल्ट्स हैं जिनका यूज किया जा रहा है। अब इन्हीं का यूज क्यों किया जा रहा है, हम लोग चाहते सर कोई और सॉल्ट भी यूज कर सकते थे, AgNO3 का, Ag2NO3 का यूज कर लेते, Ag2NO3 नहीं यूज करके इनका यूज, क्योंकि डिसोशिएट स्लोली होते हैं। जो सिल्वर के दूसरे सॉल्ट्स हैं बड़ी ही इजीली जो है डिसोशिएट कर जाएंगे, जिसकी वजह से अनइवन कोटिंग देखने को मिल सकती है। इस वजह से इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का यूज किया था जिससे कि सिल्वर जो है धीरे 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 डिसोशिएट हो और एक इवन कोटिंग दे पाए हमारे ऑब्जेक्ट को। स्पून हो सकता है, प्लेट हो सकता है, कुछ भी हो। क्लियर। इसके बाद बात आती है डिसोसिएशन हो कैसे रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ब्रेक हुआ सोडियम, सिल्वर और Cn माइनस में एट कैथोड। अब कैथोड पे सिल्वर ही क्यों जा रहा है, सोडियम क्यों नहीं जा रहा है? पहली बात तो सिल्वर बहुत ही नीचे है, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है। दूसरा, क्योंकि भैया सिल्वर के जो आयन्स है वो रेगुलरली रिप्लेस किए जा रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा है सोडियम से। ठीक है, अब देखो जहां पे जैसे कि ये होता जा रहा है वैसे वैसे सिल्वर के उधर से आते जा रहे हैं, और सिल्वर ही का हमने वो भी यूज किया हुआ है, इलेक्ट्रोड भी है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा हमारा। इस वजह से इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। तो जो सिल्वर है, सिल्वर का इलेक्ट्रॉन, सिल्वर का आयन जो है वो जा रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया जा रहा है, और वो वहीं पे हमारे कैथोड पे जहां पे कि हमारा आर्टिकल है उसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपॉजिट करता जा रहा है। एट द एनोड जो क्या जहां पे कि हमारा प्योर सिल्वर है, वो क्या कर रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम सिल्वर के जो आयन्स हैं उनको सॉल्ट में सप्लाई करता जा रहा है। क्लियर। फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, स्पून रिमूव्ड वॉश्ड। अब देखो मतलब कि हमारा जो स्पून है उस पर प्रॉपर कोटिंग आ गई है, तो हम लोग उसके दोबारा धो बोलेंगे, उस पर कोई इंप्योरिटीज आएगी या फिर सॉल्ट लगा रहेगा तो उसको प्रॉपरली साफ कर लेंगे, और हमें क्या देखने को मिलेगा, एक इवनली कोटेड स्पून जो कि ब्रास का था, बट वो अब सिल्वर वेयर बन चुका है क्योंकि भैया उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग लगी हुई है। क्लियर। डबल साइनाइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डायरेक्टली बिकॉज इट इंश्योर्स स्लो, स्मूथ एंड यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ सिल्वर। जिसके जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम लोग सिल्वर नाइट्राइड यानी कि Ag2NO3 का यूज ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल साइनाइड का यूज कर रहे हैं। डबल साइनाइड यानी कि आर्जेंटोसाइनाइड्स की, जिसके हमने अभी सॉल्ट्स देखे थे, क्योंकि वो स्लोली डिसोसिएट होगा और हमें काफी मच मोर इवन कोटिंग देखने को मिलती है उनके केसेस में। क्लियर। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल में भी ऑलमोस्ट वही सेम ही केस रहेगा हमारा, बस यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट बदल जाएगा किसका, NiSO4 का। अब सर वहां पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज किया था यहाँ पे सिंपल, क्योंकि डिसोसिएशन रेट में अंतर है। जो सिल्वर का डिसोसिएशन होता है नॉर्मल सॉल्ट में वो बहुत ही इजीली हो जाता है, बट निकल के साथ ऐसा केस नहीं है। कैथोड आर्टिकल टू बी प्लेस्ड, जो भी हम लोगों को आर्टिकल प्लेटिंग करनी है उसको कहां पे लगाना है, ऑलवेज कैथोड पे। एनोड पे ब्लॉक ऑफ प्योर निकल मेटल, क्योंकि एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड पे हमेशा प्योर मेटल होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड, ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड। क्लियर। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग चाहें तो एक सिंपल सा डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर हम लोग चाहें। यहां पे हमने जो सॉल्ट लिया हुआ है, किसका सॉल्ट चाहिए हमें, कोटिंग सॉल्ट। अब कोटिंग सॉल्ट का क्या मतलब है, कोटिंग सॉल्ट का मतलब होगा भाई जिस सॉल्ट, जिस मेटल की हम लोग कोटिंग कर रहे हैं उसी मेटल की। यहां पे हमने अपना कैथोड ले लिया, कैथोड कैसा चार्ज होगा हमारा, कैटायंस आ रहा है यानी कि नेगेटिवली चार्ज होगा, और यहां पे अटैच क्या किया होगा, ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड, ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड। वहीं पे हमारा एनोड, एनोड कैसा चार्ज होगा भाई, एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और यहां पे क्या होगा, प्योर मेटल को अटैच किया गया होगा। ठीक, यहां पे क्या हो रहा होगा, डिपोजिशन हो रहा होगा, और यहां से क्या होगा, मेटल आयंस इन सॉल्ट रिलीज किए जा रहे हो। क्लियर है बात, मतलब कि
कैथोड पे हमारा जो ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड है वो है, और जितने भी मेटल आयंस हैं वो डायरेक्ट क्या हो रहे हैं, इस पर डिपॉजिट हो रहे हैं। वहीं पे एनोड पे हमने प्योर मेटल अटैच कर रखा है, जिससे कि मेटल आयंस जो है वो सॉल्ट में रेगुलरली रिलीज किए जा रहे हैं और वो स्लोली डिके भी कर रहा है। जो सॉल्ट है वो कौन सा है, कोटिंग सॉल्ट है। कोटिंग सॉल्ट का मतलब कि जिस मेटल की हम लोग कोटिंग कर रहे हैं उसी का सॉल्ट प्रिपेयर करके यहाँ पे यूज किया गया है। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो करंट के बारे में भी एक अपडेट लिख सकते हैं। करंट कैसा होना चाहिए, लो एम्पियर्स का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लो एम्पियर्स का होना चाहिए। ठीक, अच्छा। इसके बाद फिर ये तो हमने देख लिया कि भैया यहाँ पे अगर निकल की कोटिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो निकल का ही सॉल्ट लिया हुआ है। कैथोड पे हमने जो ऑब्जेक्ट लेना था उस जिसकी कोटिंग करनी है, जिस पे कोटिंग करनी है उसको अटैच किया हुआ है, और एनोड पे हमने प्योर ब्लॉक ले लिया है किसका, निकल का। अगर इसकी रिएक्शंस की बात करें तो भैया डिसोसिएशन किसका किसका हो रहा होगा, निकल सॉल्ट का हो रहा होगा जिसमें कि Na2+ और SO4 2- मिल रहा होगा, और H2O का H+ और OH- का हो रहा होगा। लेकिन डिस्चार्ज होने की प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स ये बात है निकल की और OH- की। ठीक है। एट कैथोड निकल आयंस डिस्चार्ज एट एज न्यूट्रल निकल एटम्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेफरेंस टू H+ आयंस। क्यों H+ आयंस से ज्यादा है, क्योंकि भैया हमने उसी का इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है। एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, यही निकल आयंस ये लोग क्या कर रहे हैं, आराम से इनको इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि रिलीज होते जा रहे हैं। SO4 2- एंड OH- माइग्रेट टू एनोड बट नाइदर डिस्चार्ज निकल एनोड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू गिव Na2+ आयंस। अब देखो यहाँ पे दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, SO4 2- भी नहीं और OH- भी नहीं। क्यों, क्योंकि भैया निकल जो है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपना सॉल्ट में डिसोसिएट हो जा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों को ही डिस्चार्ज होने का मौका नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि यूजुअली क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते थे एनोड में, बट यहां पे क्या हो रहा है, एनोड खुद ही अपने मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उसको आयन बना के सॉल्ट में सप्लाई करता जा रहा है। क्लियर है। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब यही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोगों ने मेटलर्जी वाले पार्ट में भी देखी थी, और इसी को ही हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमने देखा कि हम लोग इम्प्योर मेटल्स में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग purifies metal containing impurities. Electrolytically, copper must be absolutely pure for electrical transmission because small impurities greatly reduce conductivity. होता क्या है यहाँ पे, अब देखो ये थोड़ा सा ब्लडी से इमेज है, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर, यानी कि यहाँ पे प्योर कॉपर की इन लोगों ने बीच बीच में क्या किया, स्ट्रिप्स लगा रखी है कुछ इस तरीके से। अब ये क्या कर रही हैं, ये एक्ट कर रही हैं प्लेट्स की तरह, जिन पे की हमारे कैटायंस जा पा रहे हैं, यानी कि क्या हो गए, कैथोड्स हो गए। ये कैथोड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं जहां पे कि हमारे पॉजिटिव आयंस जो हैं इन इम्प्योर ब्लॉक्स में से। ये इम्प्योर ब्लॉक्स कौन से हैं भैया, जिनमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। और ये सारे कनेक्टेड कहां से, ये सारे कनेक्टेड होंगे हमारे एनोड से। अब क्यों, क्योंकि इससे ही जो है पॉजिटिव आयन निकल रहा है, और वो कहां पे जा पा रहा है, हमारे प्योर मेटल पे जाके डिपॉजिट होता जा रहा है, जिससे कि वो थिक होता जा रहा है। क्लियर है बात। इलेक्ट्रोलाइट किसका सॉल्ट यूज किया गया होगा, अब भाई हम लोग क्योंकि रिफाइनिंग कॉपर की कर रहे हैं तो सॉल्ट भी कॉपर का ही यूज करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। दूसरा कैथोड पे जैसे मैंने कहा हमेशा प्योर मेटल होगा, किस केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के केस में हमेशा कैथोड पे क्या है, प्योर कॉपर है। वहां पे क्या हो रहा था, कॉपर पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में कॉपर पे ऑब्जेक्ट था और एनोड पे प्योर मेटल था, बट यहां पे क्या है, एनोड पे इम्प्योर कॉपर स्लैब है। क्लियर। इसी का अगर हम लोग अब यहां पे डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे कैथोड है, यहां पे हमारा सॉल्ट भी रहेगा, लेकिन यहां पे सॉल्ट कौन सा रहेगा, प्योरीफाइंग मेटल सॉल्ट। प्योरीफाइंग मेटल सॉल्ट का मतलब है जिस, ये एक्चुअली में कोई टर्म नहीं है, मैं अपनी तरफ से समझाने के लिए बोल रहा हूं। प्योरीफाइंग मेटल सॉल्ट का मतलब है ऐसा सॉल्ट जिसकी मतलब जिसको हम लोग रिफाइन कर रहे हो, जिस मेटल को रिफाइन कर रहे हो उसी मेटल का सॉल्ट बनाया है। और कैथोड कैसा होगा हमारा, नेगेटिवली चार्ज होगा। यहां पे हमारा एनोड है, एनोड कैसे चार्ज है भैया, पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ, और यहां पे कैथोड भी क्या है, प्योर मेटल, और यहां पे क्या है, इम्प्योर मेटल। ये केस में केस है, ये केस तब है जब हम लोग रिफाइनिंग कर रहे हो, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का केस नहीं है, इम्प्योर मेटल है। क्लियर, कोई दिक्कत, बहुत सही। अब उसके बाद आता है हमारा कि वही रिफाइनिंग हो कैसे रहा है,
जैसे जैसे यहाँ पे रिफाइनिंग होती जा रही है, इम्प्योर मेटल से जो कैटायंस हैं वो हमारे प्योर मेटल की तरफ जाती आ रही है, और वो क्या कर रही है, थिक होती जा रही है, वो और ज्यादा मेटल अपने ऊपर डिपॉजिट करती जा रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स की बात है, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे सारे कैटायंस आ रहे होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे होंगे और प्योर मेटल बना के डिपॉजिट होते आ रहे होंगे। क्या देखने को मिलेगा, गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिट ऑन द प्योर कॉपर स्ट्रिप। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ये जितने भी इम्प्योर मेटल, ये जो जितना भी हमारा इम्प्योरिटीज हैं उसमें से कॉपर आयन जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कॉपर आयन सॉल्ट में जाके मिक्स हो जाएगा, जो कि आगे जाके हमारे कैथोड पे जमा हो सके। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, इम्प्योर मेटल स्लैब ग्रेजुअली फिनिशेस, यानी कि जहां पे भी हमारा जो इम्प्योर मेटल का ब्लॉक था वो धीरे 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 डिसोशिएट होते होते खत्म हो जाएगा। वहीं पे जो प्योर कॉपर का ब्लॉक था, जो कि हमने कहां पे लगाया हुआ था, हमने कैथोड पे लगाया हुआ था, वो थिकर होता चला जाएगा। कॉपर डिपॉजिट इज 99.9% प्योर, यानी कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज के चांस बहुत ही निगलेजिबल है। बीच में अगर कोई एक आधा ट्रैप हो गया हो तो अलग बात है, वरना 99.9% प्योर होता है ये कॉपर। ठीक है, सम impurities dissolve in acid while insoluble impurities like silver and gold collect near the anode, यानी कि जो डिसॉल्व हो सकती है हमारे एसिड में वो तो डिसॉल्व होकर खत्म हो जाती हैं, बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या करते हैं, नीचे आके जमा होते जाते हैं, नीचे आके जमा होते हैं, बाद में से इनमें से इन्हीं वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब ये नीचे जमा होते हैं तो इनको एक नाम दिया गया है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, एनोड मड कहते हैं। अगर हम लोग अपने इसी डायग्राम में यहाँ पे चाहें तो यहां से जितनी भी इंप्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, यहां पे डिपॉजिट होती रहेंगी, इंप्योरिटीज, और इनको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, एनोड मड, एनोड मड। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी अभी हम लोगों ने देखा था, यही नाम था हमारा, ये है 1, ये है 2, भैया नंबर ही गायब हो जा रहे हैं अब तो। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मेटल हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस टू देयर फ्यूज ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट्स। ये काफी हद तक जो है हमें वैसे ही केसेस में देखने को मिलता है जैसे अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखी। तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि इस तरीके से हम लोग क्या कर लें, रिफाइन कर लें। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, इसलिए से इनको क्या किया जाता है, इनके फ्यूज सॉल्ट्स में से इनको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। मॉडरेटली रिएक्टिव जो है इनको किस तरीके से किया जाता है, इनको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, जिसकी कार्बन हो गया, CO हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर उसकी मदद से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो जो लेस रिएक्टिव है इनको बहुत ही ज्यादा इजिली निकाला जा सकता है, क्योंकि रिएक्ट कम करते हैं, इधर उधर किसी और के साथ मिक्स नहीं करेंगे, कोई और सॉल्यूशन बनाएंगे नहीं, तो बड़ी सिंपली जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर एक और चीज अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम का है, इसमें अक्सर पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एल्यूमिना से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और किस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मॉल्टन फॉर्म में। एल्यूमिना जो होता है वो Al2O3 होगा, जिसको कि मॉल्टन फॉर्म में हम लोग लेंगे, फिर उसमें बॉन्ड्स ब्रेक करवा के उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ठीक, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, बेसिकली एग्जांपल्स हैं, कुछ एसिड्स, कुछ बेसिस, कुछ सॉल्ट्स, हर तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और उन्हीं का नाम जो है यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स रहे तो कमेंट से पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।